गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है 7 जुलाई और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। रोज की तरह है आपके लिए मैं लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हम अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक हैं हमारे सामने। चलिए, पेज वन और पेज वाइज ये हमने यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि कई स्टूडेंट डिमांड करते हैं कि सर मैं बता दिया करिए, क्योंकि बाद में उनको पढ़ने में इशू आते हैं। तो पहले पेज पे जो है रहेगा बर्थडे विशेष टू दलाई लामा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा दलाई लामा को फोन करके विश कर दिया गया है। तो जीएस पेपर 2 का टॉपिक रहेगा जिसमें हम लोगों को इंडिया और उसके नेबर्स के साथ रिलेशन पढ़ते हैं। आप जो है सोचते होंगे सर ये विश ही तो किया फोन करके, इसमें कौन सा बड़ी बात होगी। तो मैं बताऊंगा आपको क्या थोड़ी वो बड़ी बात है। अगली जो हम लोग करेंगे वो करेंगे जेंडर पैरिटी इन राजस्थान के स्कूल्स में सर्वे किया गया है। तो जीएस पेपर 2 और 3 में इसको हम लोग कवर करेंगे कि उस सर्वे के अंदर क्या इंटरेस्टिंग चीज मिली है। और यहाँ पे आपके लिए भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन मैं पूछूंगा और एक्सपेक्ट करता हूं कि सभी लोग उसको कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर दें अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ठीक है। अगली जो है वो भी राजस्थान से न्यूज़ है। टाइगर कॉरिडोर एक नया बनाया गया है, वहाँ पे टाइगर सेंचुरी बनाई गई है। तो ये भी जो है एक बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन को लेके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा जीएस पेपर 3 में, क्योंकि वहाँ पे हमें बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट वाला सेक्शन पढ़ना रहता है। अगला जो सेक्शन हम लोग करेंगे वो रहेगा हमारे पेज नंबर 10 से ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल। ये ऑलरेडी हम लोग कई बार कर चुके हैं कि देखिए आजकल सरकार ना ई कॉमर्स कंपनीज और सोशल मीडिया कंपनी और ओटीटी भी प्लेटफॉर्म के पीछे पड़ी हुई है। मतलब वैसे सरकार नहीं कहती है ये, लेकिन ये कंपनीज खुद ये कहती है हमारे पीछे पड़ी हुई है। नए नए रूल्स हमारे सामने लेके आती है क्योंकि सरकार इनको ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेट करना चाहती है। तो उसी कड़ी में एक ये कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो जीएस पेपर 3 में हम इसको कवर करेंगे यहाँ पे। चलिए, अगला जो हम लोग करने वाले हैं वो एक एडिटोरियल नहीं है, आइडिया सेशन से है। इसमें हम लोग ये आपके एसए में इंटरव्यू में हो सकता है यूज़, और जीएस पेपर 2 में भी आप इसको कभी कभार यूज़ कर सकते हो। अगर वहाँ पे चाइना के साथ जो है कुछ उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस या इंडिया के साथ कुछ कंपेयर करने का कोई टॉपिक आता है तो उसको कवर कर सकते हो। लेकिन बेसिकली इंटरव्यू और एसए के लिए मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, उसने अभी 100 साल पूरे किए हैं। वैसे इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि चाइना की सक्सेस के पीछे रीजंस क्या हैं और उसकी सक्सेस के ड्रॉबैक्स क्या हैं, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। अगला हम लोग न्यूज़ करेंगे तालिबान इज कमिंग। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में था ना विंटर इज कमिंग, तो भैया आजकल तालिबान से लोग ऐसे ही डर रहे हैं, है ना। नाइट वॉकर्स जैसे ही हैं जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में हुआ करते थे। तो भैया तालिबान अमेरिका जा रहा है, तालिबान आ रहा है अफगानिस्तान में। इंडिया का यहाँ पे क्या यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है वो हम थोड़ा देखेंगे जीएस पेपर 2 में। उसके बाद ओपन सोर्स की बात करेंगे। ऑनलाइन रिटेलर जो भी होते हैं, सरकार उनके लिए एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रबंध करने वाली है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये भी हम लोग देखेंगे जीएस पेपर 3 में। इस सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। लेकिन देखिए न्यूज़ काफ़ी सारी हैं, हो सकता है सारी की सारी न्यूज़ आपको लगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन अगर आपको कोई खास न्यूज़ देखनी है इनमें से तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ना एक टाइम लैप्स दिया हुआ है। टाइम लैप्स इन द सेंस टाइम स्टैम्प्स उसको बोलते हैं, कि हर न्यूज़ के लिए अलग से हम लोगों ने टाइम वहाँ पे बताया हुआ है। आप उस टाइम पे अगर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट उस न्यूज़ पे पहुँच सकते हो, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए है ये। ऊपर से आप जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को यहाँ फॉलो कर सकते हो। चलिए बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं। ये कोई खास न्यूज़ नहीं है। अभी सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने जो है अपना कैबिनेट को एक्सपेंड करना चाहती है, नई नई मिनिस्ट्री जोड़ना चाहती है। देखिए एक मिनिस्ट्री तो आपको मैं बता देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। ये एक नई मिनिस्ट्री जोड़ दी गई है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल होता है, ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? कोऑपरेशन का मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, तो इंडिया में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स होती है उनको लेके है। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा चाहती है कि इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट हो। देखिए इसका एक शानदार आपको एग्जांपल देखता हूं मैं, अमूल। दोस्तों अमूल कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है जो मिल्क है ना। दुनिया की सबसे बड़ी मिल्क कंपनी में से एक है अमूल कंपनी, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। मतलब लोगों के छोटे छोटे जो है जो लोग दूध वगैरह का काम करते हैं उनको मिलके ये बनी हुई है। लाखों फार्मर्स इसके अंदर हैं जो डेयरी का काम करते हैं, समझ रहे हो इस बात को। तो ये बहुत बड़ी कोऑपरेटिव मूवमेंट है। सरकार इसी तरह की मूवमेंट को आगे फ्यूचर में लेके जाए अलग अलग सेक्टर्स में, उसके लिए बनाई गई है। लेकिन हमारे पॉलिटी के लिए जो क्वेश्चन है वो ये बनता है, आपकी लक्ष्मीकांत में भी लिया हुआ है कि किसी भी सरकार के अंदर कितने मिनिस्टर्स हो सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लोकसभा की जितनी टोटल स्ट्रेंथ होती है ना, उसका सिर्फ 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। समझ रहे हो। इस टाइम सरकार के पास जो है वो 52 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। लेकिन लोकसभा की स्ट्रेंथ के हिसाब से सरकार जो है 81 मिनिस्टर्स बना सकती है। मतलब सरकार के पास काफी स्कोप है अभी नए नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाने का। तो एक आपका पूरा पॉलिटी का टॉपिक हो जाता है। लक्ष्मीकांत में आप इसको डेफिनेटली पढ़ सकते हो। चलिए
कोई ज़्यादा ज़्यादा और डिटेल, ये फालतू बाकी सारी पॉलिटिक्स की न्यूज़ है, पॉलिटिक्स खाम खा। चलिए अगली जो न्यूज़ करेंगे वो है हमारे पड़ोसी देश चाइना से और दलाई लामा से। आपको पता है कि दलाई लामा जो है नोबल प्राइज विनर है ना, नोबल लॉरिएट हैं, पीस के लिए इनको मिला था, है ना। आप मुझे ईयर बताओगे कौन से ईयर में दलाई लामा को पीस के लिए नोबेल प्राइज मिला था, दैट इज माय क्वेश्चन फॉर यू। देखिए दलाई लामा जो है इंडिया में रहते हैं बहुत सालों से, है ना। तिब्बत पहले एक ऑटोनोमस रीजन हुआ करता था, एक सेपरेट कंट्री टाइप का ही हुआ करता था। बाद में चाइना ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया और भैया इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। मतलब इंडिया जो है अभी ऑफिशियली मानता है कि तालिबान सॉरी जो तिब्बत है वो चाइना का पार्ट है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो आपके तिब्बत के अंदर जो फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी, उनके जो धर्म गुरु थे, रिलीजियस हेड जो थे वो थे दलाई लामा, और 1960s में भाग के ये इंडिया में आ गए। इंडिया चाइना का वॉर भी देखो हुआ, है ना। तो दलाई लामा ना एक जब इंडिया के अंदर आए तो इंडिया ने इनको शरण दी, रिफ्यूजी यहाँ पे दिया। ये अभी जो सॉरी बार बार मुंह से तालिबान निकल रहा है क्योंकि तालिबान इज कमिंग। तो तिब्बत की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इन एग्जाइल जिसको बोलते हैं, तो वो इंडिया में एस्टेब्लिश्ड है। मतलब उसका कोई ऐसा कोई रोल नहीं है लेकिन स्टिल ठीक है। तो वहां पे है भैया दलाई लामा। अब इंडिया क्योंकि तिब्बत को चाइना का पार्ट मानता है, और दलाई लामा वो तिब्बत के सो कॉल्ड लीडर माने जाते हैं, रिलीजियस लीडर माने जाते हैं, हालांकि चाइना उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो दलाई लामा को अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर फोन करके बर्थडे विश कर रहे हैं, इसका मतलब हम दलाई लामा की अथॉरिटी को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ओवर तिब्बत। तो चाइना को तो इसमें मिर्ची लगेगा ही लगेगा, है ना। अब तक जो है दलाई लामा को इंडिया वाले किसी भी पॉलिटिकल फंक्शन में समझ लो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रखते हैं, क्योंकि चाइना को इससे प्रॉब्लम है। तो चाइना के सेंटीमेंट्स को ध्यान रखने के लिए हम लोग ये सब करते हैं। लेकिन रिसेंटली कुछ टाइम से देखिए, वैसे भी अभी देखो चाइना भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। भैया चाइना हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम दलाई लामा को बहुत ज्यादा वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, आप भी तो कीजिए ना। आप तो क्या है कभी गलवान में आ रहे हो, कभी जो है आप पेंगोंग सो लेक में आ रहे हो, है ना, कभी आप डोकलाम में आ रहे हो। तो जब आप हमारी सेंसिटिविटी को ध्यान में नहीं रखते हो, जैसे CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, है ना, वहां पे इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया था लेकिन चाइना ने फिर भी रोड बना डाला। भैया जब आप हमारी सेंसिटिविटी को ध्यान नहीं रखते हैं तो हम भी नहीं रखेंगे। तो इंडिया की तरफ से एक छोटा सा सिग्नल है। तो ये सिर्फ एक बर्थडे विश नहीं है, इसके पीछे एक पूरी जो है एक जियो पॉलिटिक्स घूमती है दोस्तों। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो 86th बर्थडे था दलाई लामा का, तो बस वही सारी की सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था यहाँ पे इसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने थोड़ा सा कर लिया। अभी हम पहुँचेंगे कहाँ, राजस्थान। राजस्थान देखिए, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द एजुकेशन प्लस, इसने एक सर्वे किया, सारे कंट्री में सर्वे किया, और इस सर्वे करने के बाद इसने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पाई। तो जेंडर जो पैरिटी होती है, जेंडर पैरिटी का मतलब हो गया आपका गर्ल्स एंड बॉयज, मेल और फीमेल, ठीक है। उस केस में इसने देखा कि हमारी पूरी कंट्री में गर्ल्स की और बॉयज की रिप्रेजेंटेशन कितनी है स्कूल्स के अंदर, और राजस्थान ने में इसमें बहुत पुअरली परफॉर्म किया। पूरे कंट्री की एवरेज रहती है 1.04, ठीक है, दिस इज द एवरेज ऑफ द होल कंट्री। राजस्थान के अंदर यही है 0.87, विच इज वेरी वेरी पुअर। क्लास 11th और 12th की मैं बात कर रहा हूं, मगर मतलब अगर क्लास 11 12th में वहां पे 100 बॉयज हैं तो वहां पे सिर्फ 87 गर्ल्स हैं, ऐसा कुछ इसका मतलब है। तो बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर मैं 9th और 10th स्टैंडर्ड में जाता हूं तो वहां तो और भी ज्यादा पुअर है, ठीक है। यो तो 9th और 10th स्टैंडर्ड में गुजरात में भी बहुत पुअर है, 9th और 10th स्टैंडर्ड में ओनली 0.86, ठीक है। क्योंकि राजस्थान में आप समझिए, क्योंकि हम 11th 12th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, गर्ल्स एजुकेशन पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, बॉयज एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ऊपर से ये भी सर्वे में आते हैं कि 11th और 12th स्टैंडर्ड में जो के पास जो नॉन मेडिकल होती है या मेडिकल स्ट्रीम होती है, उसमें भी बॉयज का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है। गर्ल्स का रिप्रेजेंटेशन जो है वो आर्ट्स वाले ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट में ज्यादा है, समझ रहे हो। तो ये है यहाँ पे समस्या। तो इसमें बात में किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि राजस्थान, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया ही है ये, कि बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस किया जाता है जब एजुकेशन की बात आती है, उनकी हेल्थ की बात आती है। लेकिन राजस्थान में कुछ ही एक्सट्रीम है, क्यों, जैसा कि सर्वे में देखा गया है। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप में से कुछ लोग राजस्थान से हैं जो वीडियोस को देखते हैं, तो आप मेरे ख्याल से बेटर तरीके से बता सकते हो कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्यों वहां पे गर्ल्स और बॉयज
के में बीच में इतना डिफरेंस है? क्यों एजुकेशन में राजस्थान में जो है बॉयज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है? तो ये मेरा क्वेश्चन आपसे है, ठीक है। चलिए, अगर फ्यूचर में कोई डिटेल्ड एडिटोरियल इसके ऊपर आएगा तो डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस की करने वाले हैं। अगली न्यूज़ भी राजस्थान से है, लेकिन ये अच्छी न्यूज़ है। देखिए, बुरी न्यूज़ के बाद अच्छी न्यूज़ रहती है तो मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। राजस्थान में अभी इन्होंने क्या किया है, देखिए राजस्थान में पहले से ही रणथंभौर टाइगर रिजर्व है ना, और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। दो टाइगर रिजर्व राजस्थान में ऑलरेडी हैं, ठीक है, रणथंभौर और मुकुंदरा। एक और इन्होंने क्या किया है, बीच में अभी रामगढ़ और विषधारी सेंचुरी बना दी है। इस सेंचुरी के थ्रू जो जो टाइगर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। सिंपल सा बात है, ज्यादा इसमें कुछ लंबी चौड़ी चीज नहीं है। इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि टाइगर्स आराम से घूम सकें, एक जगह से दूसरी जगह जा सकें और उनकी प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है। इसके लिए तो आपको ये नाम याद रखना है, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी, क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे यही पूछेगा कि रामगढ़ विषधारी सेंचुरी जो है कौन से स्टेट में है। इट वाज रिसेंटली इन न्यूज, तो इसके अपने नोट्स में इसको लिख लीजिए। उसके अलावा रणथंभौर और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो है ये तो ऑलरेडी राजस्थान में एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके आपके इकोलॉजी वाले सेक्शन से, ठीक है। अगली जो बात करते हैं वो आती है तालिबान से, अफगानिस्तान से आती है। देखो दोस्तों, ये जो है इंडिया है, ये इधर ये अफगानिस्तान है, इधर ईरान है और ये है पाकिस्तान, ठीक है। और ये एरिया जो आप इधर देख रहे हो, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो जगह है, ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, है ना, और ये है अक्साई चीन। तो ये आपको पहले से पता है, लेकिन ये पूरे का पूरा एरिया जो है ये है भैया हमारा अखंड भारत, है ना। तो इन पूरा एकदम इंटीग्रल पार्ट है। पीओके और अक्साई चीन को इंडिया मानता है कि हमारा इंटीग्रल पार्ट है। इधर हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हमारे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रहे हैं, क्योंकि एक समय था मौर्यन समय में, मुगल टाइम में, जब अफगानिस्तान इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान ये बांग्लादेश सब इंडिया का पार्ट हुआ करते थे। बाद में सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई। अभी वहाँ पे क्या चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर, आपको पता ही है, जब 9/11 के अटैक के बाद अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर आ गया था। 20 साल की लड़ाई के बाद अमेरिका जो है यहाँ से कहाँ जा रहा है, वापिस जा रहा है भैया, हार मान के बेचारा, है ना। और अब अफगानिस्तान के अंदर कौन आ गया, तालिबान आ गया। तालिबान जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टाइप की है ना, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत मिलिट्री तो नहीं, वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अमेरिका यहाँ से जा रहा है और तालिबान का यहाँ पे होल्ड ज़्यादा हो रहा है दोबारा से। अभी तालिबान यहाँ कुछ कुछ जगह पे रह गया था, लेकिन हर रोज़ ऐसा देखने को मिल रहा है कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान की फोर्सेस के साथ लड़ाइयाँ लड़ रहा है। अफगानिस्तान से बहुत सारे अफगानिस्तान के सोल्जर्स जो हैं वो भाग के तजिकिस्तान जा रहे हैं। ये कंट्री है यहाँ पे तजिकिस्तान, बेचारे यहाँ पे भाग के जा रहे हैं, वो लड़ने को तैयार ही नहीं है ना। तो तालिबान जब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो जो दूसरी कंट्रीज जैसे इंडिया है ना, रशिया, बहुत सारी कंट्रीज जिनके कॉन्सुलेट थे अफगानिस्तान के अंदर, मतलब कि एम्बेसीज वगैरह थी और कॉन्सुलेट्स थे, तो उनके ऊपर भी खतरा हो गया सिक्योरिटी को लेके, है ना। बस वही बात है कि कई सारी कंट्री ने तालिबान अभी अफगानिस्तान के अंदर अपने जो कॉन्सुलेट्स थे वो बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रोटेक्शन का खतरा आ गया है ना। कई सारी कंट्री जैसे इसराइल ने कर दिया है ना, और उज्बेकिस्तान ने कर दिया है, इंडिया और पाकिस्तान ने उनकी अपनी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है, रशिया ने अपने कॉन्सुलेट बंद कर दिए हैं। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पे है, क्योंकि ये जो बगराम एयरफील्ड था इसको भी पिछले हफ्ते अमेरिका छोड़ के चला गया। जब से अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर आया है तो ये बगराम एयरफील्ड काफ़ी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा एयरफील्ड था वहाँ पे, जहाँ से यूएस से जो है अपनी सारी की सारी एक्टिविटी करता था। तो ये बगराम एयरफील्ड भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, प्रीलिम्स के लिए आपको ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी न्यूज़ थी। इंडिया को तालिबान जो है इंडिया को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, कश्मीर वाले मुद्दे पे हो चाहे हो, क्योंकि पाकिस्तान के काफ़ी क्लोज माना जाता है। इवन अभी कुछ जगह पे जो डेवलपमेंट प्रोसेस हो रही थी इंडिया के थ्रू, उसके ऊपर भी अटैक कर दिया गया है। देखिए, वैसे तो इंडिया के ना बहुत बड़े प्लान थे भैया अफगानिस्तान के अंदर। देखिए, अफगानिस्तान में इंडिया पाकिस्तान के थ्रू तो जा नहीं सकता, वो तो हमें अलाउ करता नहीं है। तो हम जा, और ईरान हमारा फ्रेंड है, तो हम लोगों ने क्या कर रहे थे, ईरान के अंदर एक चाबाहर पोर्ट बना रहे थे, ताकि इंडिया वाले चाबाहर पोर्ट से जाएं, उसके बाद ईरान में अपना यहाँ से सड़क से होते हुए और मस्त एकदम अफगानिस्तान की एंट्री करके और काबुल के अंदर पहुंच जाएं, जिससे इंडिया के जो है अफगानिस्तान के और ईरान के साथ ट्रेड रिलेशनशिप अच्छे होंगे। और जब ट्रेड रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो दूसरे रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं। सीधी सी बात है, जहाँ पैसा होगा तो दिल भी वहीं लगेगा, है ना। तो बस ये थी, अफगानिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे होते तो पाकिस्तान को मिर्ची लगता। और वैसे अफगानिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सरकार कोई खास दोस्त नहीं आपस में, है ना, वो आपस में लड़ते रहते हैं। अफगानिस्तान की सरकार पाकिस्तान को जो है दोष देती रहती है तालिबान को सपोर्ट करने के लिए और वहाँ पे टेररिस्ट अटैक करने के लिए, वो सारे का सारा मामला यहाँ पे था, ठीक है जी।
चलिए, अगली जो हम लोग करने वाले हैं न्यूज़ वो आने वाली है आपकी ई ड्राफ्ट कॉमर्स से। ये न्यूज़ पहले भी मैं कई बार करवा चुका हूं, लेकिन एक बार दोबारा करवा देते हैं क्योंकि न्यूज़ में आया है, तो क्योंकि बार बार चीज़ों को रहेगा तो रिपीट हो जाता है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो है ने इसको प्रपोज दिया है क्या ये पूरी की पूरी चीज़ वो आपको बता देता हूँ। देखिए, ड्राफ्ट ड्राफ्ट का मतलब ये नहीं होता है कि ये कोई रूल है, मतलब ये कोई कानून है। ड्राफ्ट का मतलब होता है सिर्फ एक प्रपोजल। अभी ये प्रपोजल आया है और ये पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं आया है, अभी ये प्रपोजल जनता के सामने आया है, तो जनता से इसकी सलाह मशूरा लिया जा रहा है, जनता से सजेशंस मांगी जा रही हैं। तो ये ड्राफ्ट है ई कॉमर्स रूल्स 2021, जिसके और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने इसको लेके आई है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर का ये मानना है कि मैं क्यों लेके आया हूं इसको, इसके पीछे मोटिव क्या है कि मुझे कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती हैं उसको दूर करना है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब जैसे यार जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है ना, तो इनके पास बहुत सारा पैसा भी है, तो ये अनफेयर प्रैक्टिस करती हैं। कई बार जो छोटे प्लेयर होते हैं ना बेचारे, उनको नुकसान हो जाता है। तो जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उसको दूर करना है और मार्केट में कंपटीशन लेके आना है ना। ऐसा ना हो कि मार्केट में सिर्फ एक ही खिलाड़ी हो खेलने के लिए। अगर मार्केट में एक ही खिलाड़ी रहेगा तो उसकी मोनोपोली हो जाएगी, वो अपने मनमाफिक तरीके से काम करेगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर का यही मानना है कि मुझे मार्केट में जो कंपटीशन है उसको दोबारा से लेके आना है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को दूर करना है और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर का मानना है। अब ये होगा कि नहीं होगा वो तो अलग बात है, ठीक है। इसके लिए इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया था इन कंपनीज को, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट को, कि आप कंट्री में एक कंप्लायंस ऑफिसर जो है सेटअप कीजिए और एक ग्रीवेंस ऑफिसर को भी अपॉइंट कीजिए। ये क्या काम करेंगे, जो भी जनता के जो ग्रीवेंस हैं, जो उनकी प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे, जो भी किसी की भी कोई समस्या है और उन समस्याओं के ऊपर क्या आपने एक्शन लिया है तो वो कंप्लायंस ऑफिसर हमें रिपोर्ट देगा। अब यही सेम चीज उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी बोली थी, जो ट्विटर ने जो है कंप्लाई जिसको नहीं किया तो ट्विटर की प्रोटेक्शन को हटा दिया गया है ना। यही सेम चीज ई कॉमर्स कंपनी को बोली गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं। देखिए, इसके मोटिव की अगर बात करूं, मोटिव से तो देखने से ऐसा लगता है कि सरकार का मोटिव बहुत शानदार है, लेकिन अगर डीप एनालिसिस की इसकी हम लोग करें तो ये साफ साफ नजर आता है कि सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में और जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे जैसे दुकान वगैरह होती हैं, शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं ना, इनके और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। ऐसा साफ साफ देखने को यहाँ पे आ रही है नजर। देखिए, सरकार ई कॉमर्स कंपनीज को ज्यादा कंट्रोल करना चाहती है क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा रेगुलेशन करना चाहती है, और इसके रूल्स के अंदर कई सारी एम्बिग्विटी हैं, कई डेफिनेशन प्रॉपरली क्लियर नहीं है, एम्बिग्विटी बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। और जब आप चीज़ों को प्रॉपरली डिफाइन नहीं करते हो तो आप उस चीज़ को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, है ना। तो सरकार के लिए यहाँ पे जो है ये कंपनी जो है ये ऑब्जेक्शन कर रही है कि एम्बिग्विटी है, आप इसको क्लियरली इसको डिफाइन कीजिए, ठीक है। ब्रिक और मोर्टार, देखिए जो हमारे जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं ना, जो शहरों में दुकानें वगैरह होती हैं, इनको कहा जाता है ब्रिक एंड मोर्टार। ब्रिक मतलब ईंट वगैरह लगती है ना, ये ब्रिक एंड मोर्टार अरेंजमेंट। अभी इनके ऊपर तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्यों लगा रहे हो, अगर लगानी है तो इनके ऊपर भी लगाइए, है ना। यहां पे ये बड़ी प्रॉब्लम है। फॉल बैक लाइबिलिटी एक नया क्लोज जोड़ा है जिसको लेके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये है क्या, देखिए अगर देखिए आप जो अमेजोन की वेबसाइट देखते हो, वहां पे जो है आपको कोई भी सामान मंगवाना है तो अमेजोन से थोड़ी आता है सामान, वो तो कोई दुकानदार होता है, कोई कंपनी होती है, कोई सेलर होता है जो अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड करके रखता है, उससे सामान आता है। अमेजोन की जिम्मेदारी थोड़ी है या फ्लिपकार्ट की जिम्मेदारी थोड़ी है, समझ रहे हो आप इस बात को। तो फॉल बैक लाइबिलिटी इस रूल के अंदर एक क्लोज जोड़ा गया है जिसके अंदर ये कहा गया है, अगर किसी वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से, अगर कोई कंज्यूमर ऑर्डर करता है आपके प्लेटफॉर्म से और उसको उसका ऑर्डर नहीं मिलता या उसको डिफॉल्ट मतलब कोई फॉल्टी ऑर्डर मिलता है, तो उसकी जिम्मेदारी अमेजोन की और फ्लिपकार्ट की होगी भैया, सेलर्स की नहीं होगी। तो ये कह रहे हैं कि यार ये मैं कैसे कर सकता हूं। देखिए, अगर वो सामान मेरा होता, अगर वो उसको मैंने अपने स्टोर हाउस में रखा होता, मैं उसको अगर बेच रहा होता, फिर तो चले बात मान ली थी, क्योंकि मेरा तो इन्वेंट्री नहीं है, मैं तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता हूं। तो आप मुझे अकाउंटेबल नहीं रख सकते हो, क्योंकि आई डोंट नॉट हैव एनी इन्वेंट्री, आई ओनली प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू सेल दिस प्रोडक्ट्स। तो इसको लेके सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट हो रही है, ठीक है। ऐसा ब्रिक और मोर्टार में तो नहीं है। दुकान वाला क्या बोलेगा, दुकान वाला बोलेगा देखिए सर, आपका ये सामान अगर खराब हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हाँ ये कंपनी की जिम्मेदारी है, मैं उनसे बात कर सकता हूं अगर आप चाहो तो। खुद जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, है ना, खुद नुकसान थोड़ी उठाएंगे। तो ब्रिक और मोटार में ये रूल बिल्कुल भी लागू नहीं होता है और उनके साथ ये लागू हो जाता है। फ्लैश सेल्स इशू,
देखिए जैसे आता है ना बिग बिलियन सेल आता है, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है कभी 2 घंटे की सेल लेके आते हैं, 4 घंटे की सेल लेके आते हैं, काफी डिस्काउंट पे जो है वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अब ये फ्लैश सेल को सरकार कह रही है हम इसको बंद करेंगे। सरकार कह रही है मैं इसको इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि कंज्यूमर को वेलफेयर को दिक्कत होती है। अब ये कंपनी पूछ रही है अरे सर ऐसी कैसी बात कर रहे हो आप, कंज्यूमर को कोई चीज़ अगर सस्ते रेट पे मिलती है तो कंज्यूमर का वेलफेयर होता है ना, नुकसान थोड़ी होता है। सरकार इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे पाई, वो यहाँ पे बड़ी समस्या है। अब ये सारी की सारी चीज़ आप ऑफलाइन वाले पे क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। आप जब मार्केट में जाते हो तो वहां पे सीजन सेल लगता है कि नहीं लगता है ना। सीजन सेल वहां पे लगता है, आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, दुकानों में जाते हो, डिस्काउंट वो देते हैं जनता को, कंज्यूमर्स को। आप उनको तो नहीं बोल रहे कि इसको बंद कर दीजिए, आप ऑनलाइन वाले को क्यों बोल रहे हो। तो ये कुछ डिस्क्रिमिनेटरी चीजें जो है यहाँ पे आ गई हैं। देखिए सीजन सेल वगैरह का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो मैन्युफैक्चरर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं, तो आप उनको जिम्मेदार नहीं रख सकते हो। जबकि जो ब्रिक एंड मोटार वाले होते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चर के साथ डील करते हैं, आप इनको रिस्पॉन्सिबल नहीं रख रहे हो। तो जो भी इंसान मैन्युफैक्चर के साथ कॉन्टैक्ट में है उसको तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं मान रहे हो, और जो मैन्युफैक्चर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है आप उसको रिस्पॉन्सिबल मान रहे हो। तो ये तो सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। आप दोनों को इक्वल ट्रीट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा निकल के बात में यही आता है कि जो ट्रेडिशनल जो दुकानदार होते हैं, ट्रेडिशनल जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, आप उनको ज़्यादा वेटेज दे रहे हो और ऑनलाइन वालों को ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहे हो, जो कि स्मॉल और मीडियम जो सेलर्स होते हैं उनके लिए बहुत नुकसान होता है। देखिए जो छोटे दुकानदार होते हैं, छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, यार उनके पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो जाके शॉपिंग मॉल खोल लें या बड़ी दुकान खोल लें। वो क्या करते हैं, उनके छोटे प्रोडक्ट होते हैं वो ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, वहां से उनकी इनकम होती है बेचारों की। तो स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइज होती हैं, बिजनेस होते हैं, उनको नुकसान होगा इस बात से। जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनको बेनिफिट होगा, जिनके बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, शहरों में बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, उनको बेनिफिट होगा, छोटों को बेनिफिट नहीं होगा। तो ये भी यहाँ पे आर्गुमेंट दिया जा रहा है ना। वेगनेस है टर्म्स में, ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया है। तो एंड में बात निकल के यही आती है कि आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अंदर सिमेट्री होनी चाहिए, प्रॉपर कंपटीशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, और किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बात यहाँ पे निकल के सामने आती है। अगली बात करते हैं हम लोग, चाइना से ही रिलेटेड है, ठीक है। देखिए कोई एडिटोरियल पेज का एडिटोरियल नहीं है आज, एडिटोरियल कोई खास नहीं थे, एडिटोरियल आज पूरे पॉलिटिकल थे। लेकिन ये एक आइडिया पेज से मैं लेके आया हूँ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। देखिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बारे में मैं आपसे को बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप गूगल कीजिए आज बोल्शेविक रिवॉल्यूशन क्या था, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। रशिया के अंदर हुआ था, देखिए बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ठीक है। ये हुआ था वर्ल्ड वॉर के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जिसे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी आप बोल सकते हो, अक्टूबर रेवोल्यूशन भी आप बोल सकते हो। उस समय में जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था तो मतलब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था, तो एशियन कंट्रीज के ऊपर पूरा इंपैक्ट हुआ था। बहुत सारी एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ठीक है, इन बहुत सारी कंट्री में इस रेवोल्यूशन के बाद कम्युनिस्ट पार्टीज एस्टेब्लिश हो गई थी। इंडिया में भी 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी एस्टेब्लिश हुई थी, है ना। हालांकि इसने कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया, बट स्टिल हर कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन आज देखिए आप, इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ है, चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ है, कितना ज्यादा फर्क है उनकी सक्सेस में। तो चाइना के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना भैया, इसने शानदार काम किया है, इसने शानदार काम किया है। जब कम्युनिस्ट पार्टीज बनी थी 1920s में बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद, तो इन्होंने सोचा था कि पूरी दुनिया में हम लोग क्या करेंगे, फ्रीडम लेके आएंगे। किस चीज से फ्रीडम लेके आओगे, कैपिटलिज्म से लेके आओगे। देखिए कम्युनिस्ट लोगों का सीधा सीधा सा मानना होता है कि जो पूंजीवाद होता है, जो कैपिटलिज्म होता है, वो सारी समस्याओं की जड़ है। हम लोगों को कैपिटलिज्म को खत्म करना है। तो वी वांट दिस वर्ल्ड फ्री ऑफ कैपिटलिज्म, फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड फ्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबको रोजगार मिलेगा, सबको एजुकेशन मिलेगा, सबको पॉवर्टी दूर होगी और कैपिटलिज्म दूर होगा। हम इस दुनिया में सोशलिज्म को एस्टेब्लिश करेंगे, ये इनका गोल था। वो गोल कितना सक्सेसफुल हुआ कितना नहीं हुआ अलग बात है। देखिए चाइना के बारे में मैंने कल भी बताया था, चाइना में जो है वो ब्रिटेन जो है काफी ज्यादा दबदबा हुआ करता था। ब्रिटेन वहां पे ओपियम बेचता था, ओपियम तो समझते ही हो, गांजा, भांग, ड्रग्स वगैरह बेचता था। तो और जापान ने भी जो है चाइना के टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रखा था, है ना। तो चाइना की हिस्ट्री ना काफी डार्क रही है अगर मैं इस मामले में आपसे बात करूं, ठीक है। उसके बावजूद भी चाइना आज दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इतने सालों तक चाइनीज की जो यूथ है उसको नशे में डाल के रखा ब्रिटेन ने पूरी तरह से, है ना। उनको नशा प्रोवाइड कराया हम लोगों ने, ब्रिटेन ने मतलब।
और जापान ने इसको ऑक्यूपाई किया। उसके बावजूद भी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो इसकी सक्सेस का इसका सक्सेस का रीजन क्या है? चाइना सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बनाता है, चाइना स्पेस टेक्नोलॉजी में भी एकदम आज के टाइम में अमेरिका से जो है कम्पीट कर रहा है। अभी आपको पता है, देखिए हम उसने जो है चाइनीज स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया था, वहां पे 3 एस्ट्रोनॉट को भी भेजा था। हर मामले में चाइना आज के समय में बहुत बढ़िया तरक्की कर रहा है, चाहे वो पॉवर्टी मामला हो, चाहे वो इकोनॉमी मामला हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाला क्षेत्र हो, हर मामले में चाइना इज परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल। लेकिन क्या सारी चमकने वाली चीजें ही जो है डायमंड नहीं होती? सबको पता है, ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। सारी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती और डायमंड नहीं होती है। तो इस चाइना की सक्सेस के पीछे कुछ डाउट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो देखे क्या है? इनकम इनइक्वालिटी, चाइना में काफी ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी है। हालांकि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती है, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी के सेंटर में यही होता है कि सभी लोगों का वेलफेयर होगा, इनकम इनइक्वालिटी नहीं होगी। उसके बावजूद भी चाइना में बहुत ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी है, ठीक है। और वैसे चाइना क्लेम करता है कि उसकी कंट्री में जीरो पॉवर्टी है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि उनके जो पॉवर्टी के स्टैंडर्ड है ना, वो बहुत ज्यादा कम है। देखिए, अगर कल को सरकार, भारत की सरकार अगर ऐसा डिक्लेयर कर दे कि मेरी कंट्री में जो आदमी एक दिन में 20 रुपए कमाता है तो वो गरीब नहीं है, तो फिर तो पूरी इंडिया से मेरी पॉवर्टी दूर हो जाएगी। तो लो स्टैंडर्ड रखने का मतलब ये नहीं कि पॉवर्टी नहीं है, यही इसका कहना है। चाइना के अंदर स्टैंडर्ड है कि जो आदमी 9 युआन अगर वो अर्न करता है तो भैया वो गरीब नहीं है, जो कि बहुत लो स्टैंडर्ड है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि चाइना क्लेम जरूर करता है, लेकिन स्टिल अभी भी वहां पे पॉवर्टी है। हालांकि इंडिया से कम पॉवर्टी है वहां पे, लेकिन स्टिल पॉवर्टी वहां पे है। चाइना में लेबर शॉर्टेज है, सबको पता है, इसलिए चाइना ने अपनी जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी उसको भी दूर कर दिया है। अभी चाइना में आप 2 बच्चे भी रख सकते हो, 3 बच्चे भी रख सकते हो। चाइना में लेबर शॉर्टेज होने के बावजूद भी बहुत सारी लेबर ऐसी है जो अनयूटिलाइज्ड है, जिनके पास स्किल्स नहीं है, जो रूरल एरियाज में रहती है, और वही जनता गरीब भी है। तो गांव में रहने वाली जनता का चाइना में थोड़ा हालत खराब ही है भैया, ना तो उनके पास स्किल्स हैं, ना उनके पास पैसे हैं। अब कम्युनिस्ट पार्टी का जो है दूसरी जगह पे क्या एग्जांपल है? जैसे हम लोग अगर बात करें रशिया की, रशिया के अंदर, रशिया ने जब ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, अपनी लेबर को पूरी तरह से यूटिलाइज किया। रशिया ने अनएम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह से दूर कर दिया, और रशिया ने पॉवर्टी को भी पूरी तरह से दूर कर दिया। रशिया एकदम डेवलप्ड कंट्री बन के उभरा रेवोल्यूशन के बाद। लेकिन चाइना में ये नहीं हो पाया। हालांकि चाइना में सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई की, लेकिन स्टिल अभी भी वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी भी वहां पे पॉवर्टी है, अभी भी वहां पे अनयूटिलाइज्ड लेबर है। कुछ फर्क है ना दोनों चीजों में। और इन दोनों कंट्री में अगर आप बात करो, जैसे रशिया की अगर आप बात करो, क्यूबा की अगर बात करो, अगर आप चाइना की बात करो, हर जगह पे यहाँ पे वन पार्टी रूल है, मतलब डेमोक्रेसी नहीं है। कम्युनिस्ट कंट्री में किसी में भी डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों को ज्यादा अधिकार नहीं है, वहां पे सिर्फ एक और सिंगल पार्टी रूल करती है। पूरी दुनिया में इसको क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन उन्होंने पॉवर्टी तो दूर की ना। तो इन कंट्रीज का यही कहना है कि देखिए, हो सकता है मेरे यहाँ पे 1 पार्टी रूल है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे यहाँ पे गरीबी तो नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है जैसे आपकी कंट्री में है। तो ये उसको चीज़ों को करते हैं। हालांकि 1980s के बाद चाइना अपनी इस आइडियोलॉजी से बिल्कुल दूर हो गया। 1980 तक चाइना अपने यहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अप्लाई करता था। उसके बाद चाइना का फोकस किसके ऊपर हो गया? पैसे के ऊपर हो गया। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, एफडीआई चाइना के अंदर आया, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना शुरू कर दिया चाइना ने। तो चाइना की जो पूरी आइडियोलॉजी थी 1921 से, भैया बिल्कुल उसके अपोजिट चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, वो सारी की सारी समस्या यहां पे होगी। चाइना में 1980s के बाद जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए गए वो सोशलिस्ट नहीं थे, बल्कि नेशनलिस्ट थे। चाइना पागल हो गया कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे एनवायरमेंट को डैमेज करना पड़े, चाहे अपने लोगों के ऊपर जो है उनको घर से निकालना पड़े, बस मुझे पैसा चाहिए। क्योंकि चाइना अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता था। तो लोग मर रहे हैं, लोगों के पास अधिकार नहीं है, वो एक अलग बात है। तो ये चाइना की 1980s के बाद ये स्ट्रेटेजी चाइना ने अपनाई। ये और देखिए, जब इस तरह की चीजें आप करोगे तो प्रॉब्लम भी होगी। तो चाइना में लोग जो है प्रोटेस्ट करने लगे 1990s में, 2000 में चाइना में गांव गांव से लोग जो है प्रोटेस्ट करने लगे। चाइना में एक दिन में हजारों प्रोटेस्ट होते थे। चाइना ने उनको कैसे दूर किया? चाइना ने लोगों को थोड़ा बहुत एंगर मैनेजमेंट किया। चाइना ने लोगों को थोड़ा बहुत वेलफेयर वगैरह देना स्टार्ट किया, उनके अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे देने स्टार्ट किए, उनको घर बना के दिए, तो लोगों का गुस्सा ठंडा हो गया।
है ना। तो जब लोग ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, थोड़ा बहुत उनको लॉलीपॉप दे दी गया बाय चाइना। तो ये सारी चीजें चाइना के अंदर की गई थी। लेकिन देखिए, आपको मैंने बताया ना कि चाइना जो 1921 में था, वो उस टाइम पे वेलफेयर के ऊपर फोकस करता था। चाइना जो 2021 में है, 100 साल के बाद, ये पैसे के ऊपर वो करता है ना। पहले वेलफेयर पे फोकस था, अब ये पैसे के ऊपर फोकस है। लेकिन तब के समय में और आज के समय में चाइना में एक चीज कॉमन है, वो है फियर ऑफ इंपीरियलिस्टिक पावर्स। उस समय भी चाइना जो है इंपीरियलिस्ट पावर से थोड़ा सा परेशान था, ब्रिटेन से, अमेरिका से, फ्रांस वगैरह से। आज भी चाइना इनसे परेशान है। आज भी चाइना यह समझता है कि अगर मैंने थोड़ी सी ढील बरती तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जो है वो मेरी कंट्री में आ जाएंगे और मुझे जो है डोमिनेट करेंगे, मेरे ऊपर अधिकार कर लेंगे। चाइना आज भी इस बात से डरता है, ठीक है। क्योंकि अमेरिका और यूरोप ने कई ऐसे स्टेप लिए हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि मौका मिलते ही वो चाइना को दबाने की कोशिश करेंगे। जैसे ट्रांस पैसिफिक अलायंस जो है, पार्टनरशिप, और क्वाड है। क्वाड के अंदर आपको पता ही है, जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। तो ये सारे के सारी जो कंट्री ना आज के समय में, यूरोप और अमेरिका, ये चाइना को चारों तरफ से घेरना चाहती हैं। और चाइना को इस बात का पता है और चाइना इस बात से थोड़ा डरता भी है। इसलिए वो थोड़ा सा छटपटा रहा है और इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है ताकि अपनी सुपर पावर दिखा सके, ठीक है। चलिए, अगली जो न्यूज़ आती है वो ऑनलाइन रिटेलर से आती है। देखिए, आपको मैं चीज़ बता देता हूँ कि जो आईफोन होते हैं और जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, इनके बीच में क्या फ़र्क है। आईफोन जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, और एंड्रॉयड और एंड्रॉयड वाले फ़ोन जैसे सैमसंग वगैरह, एमआई वगैरह, ये यूज़ करते हैं एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो है वो ओपन प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल के अंदर यूज़ होता है वो क्लोज है, मतलब उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कोई भी, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जैसे सैमसंग है, एमआई है, कोई भी कंपनी है, वो एंड्रॉयड को अपने हिसाब से, अपनी डिवाइस के हिसाब से चेंज करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ना। इसी तरह से सरकार अभी जो ऑनलाइन रिटेलर्स होते हैं उनके लिए एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो है तैयार किया है सरकार ने, जिससे कोई भी इंसान उस प्रोजेक्ट का यूज करके अपना सामान ऑनलाइन बेच सकता है। अभी के समय में यह क्या होता है इंडिया में, जैसे मतलब जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, है ना, मिंत्रा हो गया, ये जो कंपनीज हैं ये क्लोज सोर्स हैं। सिर्फ यही कंपनी इसको यूज कर सकती है अपने हिसाब से। लेकिन सरकार चाहती है कि एक ओपन सोर्स बनाया जाए ताकि कोई भी जो है उसको यूज कर सके। तो ये सरकार, जैसे यूपीआई होता है ना, यूपीआई जैसे जैसे हमारे यहाँ पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। चाहे आप भीम ऐप यूज कर रहे हो, चाहे आप पेटीएम यूज कर रहे हो, चाहे आप फोन पे यूज कर रहे हो, चाहे आप गूगल पे, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, तो आप यूपीआई का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यूपीआई भी एक ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। ऐसे ही सरकार एक नया ओपन सोर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है ऑनलाइन रिटेलर्स के लिए, ताकि सभी के सभी लोग उसको अपने हिसाब से यूज कर सके। हालांकि जो बड़े प्लेयर हैं वो उसमें ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उससे उनकी मोनोपोली चली जाएगी यार। अभी दुनिया में सिर्फ गिने चुने ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर आप ओपन सोर्स कर दोगे तो फिर मैं भी अपनी कंपनी खोल सकता हूं, है ना, तो उनकी मोनोपोली चली जाएगी। तो इसीलिए वो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। डेफिनेटली फ्यूचर में इसको लेके एक एडिटोरियल आने वाला है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे, तो उसको हम देखेंगे उस समय पे क्या होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करने वाले हैं। तो दलाई लामा भी वाला इशू हमने कर लिया, जेंडर पैरिटी कर लिया, टाइगर कॉरिडोर कर लिया, ई ड्राफ्ट कमीशन कर लिया, 100 ईयर्स ऑफ सीसीपी कर लिया, तालिबान इज कमिंग, ओपन सोर्स। तो कुछ टॉपिक जो हमारे लिए थे आज के टाइम पे, आज हमने उसको कवर कर लिया है, ठीक है। आप लोग बहुत शानदार रिस्पॉन्स दे रहे हो, ऐसे ही आप देते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को यार इसके बारे में बताओ, अपनी फैमिली को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं हम लोग। देखिए, जितनी हमारी बड़ी फैमिली होगी ना, उतना ही ज्यादा हम आप पे फोकस कर सकते हैं, और आपके साथ हम बढ़िया बढ़िया जो है कंटेंट यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।